हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड टू टेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ओके, उसमें हम लोगों ने 17 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इंपोर्ट प्रोसीजर। ओके, इंपोर्ट अगर हमें करना है या हम करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोसीजर्स या स्टेप्स को फॉलो अप करना होगा, तब जा कर के हम इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे या ट्रेड कर पाएंगे। तो ट्रेड करने के लिए जिस प्रकार एक्सपोर्ट प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार इंपोर्ट प्रोसीजर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 1, इंपोर्टिंग फर्म अप्रोचेस। इंपोर्टिंग फर्म क्या करेगा? अप्रोच करेगा। ओके, अप्रोच किसको वो करेगा? तो एक्सपोर्ट फर्म को अप्रोच करेगा विथ द हेल्प ऑफ ट्रेड इंक्वायरी। किसके माध्यम से करेगा? तो ट्रेड इंक्वायरी के माध्यम से करेगा। अगर इंपोर्टिंग फर्म जो है, जहाँ पर प्रोडक्ट को मंगवाना है, ओके, जिस देश को मंगवाना है, तो वो एक्सपोर्ट फर्म के द्वारा क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। और इंक्वायरी करने के बाद वो क्या कलेक्ट करेगा? तो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा अबाउट देयर एक्सपोर्ट प्राइस। उनका जो एक्सपोर्ट प्राइस है एंड टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। और टर्म्स यानी अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, हमें कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, या इम्पोर्टिंग कंट्री जो है या इम्पोर्टिंग फर्म जो है वो कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करेगा, तब जा कर के वो इंटरनेशनल बिजनेस कर पाएगा या इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जिस प्रकार एक्सपोर्ट प्रोसीजर में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, एट द सेम टाइम इंपोर्टिंग प्रोसीजर भी उसी प्रकार से फिलअप करना होगा। ओके, नेक्स्ट, अ ट्रेड इंक्वायरी इज़ अ रिटन रिक्वेस्ट। अगर हम बोल रहे हैं कि इंपोर्ट फर्म जो है वो अप्रोच करेगा, तो अप्रोच कैसे करेगा वो? तो ट्रेड इंक्वायरी के माध्यम से करेगा। तो ट्रेड इंक्वायरी है क्या? रिटन रिक्वेस्ट है, यानी लिखित रूप से वो उसे अप्रोच कर रहा है बाय एन इंपोर्टिंग फर्म। और वो किसके द्वारा हो रहा है? तो इंपोर्टिंग फर्म के द्वारा हो रहा है टू द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को वो कर रहा है, यानी इंपोर्टिंग फर्म जो है जहाँ पर प्रोडक्ट आएगा, यानी जो प्रोडक्ट मंगवाएगा दूसरे देश से, तो उसको क्या करना होगा? रिटन रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को फॉर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस एंड वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच द लेटर इज रेडी टू एक्सपोर्ट गुड्स। ओके, लेटर इज़ रेडी टू एक्सपोर्ट गुड्स ये बोलता है कि इंपोर्टिंग फर्म जो है वो एक रिटन रिक्वेस्ट देगा, एक्सपोर्टर को देगा, और एक्सपोर्टर के पास जब वो पहुंचेगा तो उसमें क्या क्या कंटेंट होगा कि उसके बेसिस पर उनका ट्रेडिंग होगा। तो जब भी इंपोर्टिंग फर्म रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सपोर्टर को देगा तो उसमें बेसिकली वो यही मेंशन करेगा कि उसको इंफॉर्मेशन सप्लाई करना है रिगार्डिंग द प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, प्राइस मेंशन करा हुआ होना चाहिए जो एक्सपोर्टर का होगा। फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, जब तक ये क्लियर नहीं होगा क्या हम उसमें आगे फर्दर कोई और काम कर पाएंगे? तो नहीं। नेक्स्ट, एक्सपोर्टर प्रिपेयर अ कोटेशन। जब ट्रेड इंक्वायरी इंपोर्टर के द्वारा भेजा जाएगा रिटर्न रिक्वेस्ट के द्वारा, किसको? एक्सपोर्टर को। अब एक्सपोर्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो रिक्वेस्ट आया है इंपोर्टर के द्वारा, अब वो उसको रिप्लाई करे। तो एक्सपोर्टर प्रिपेयर अ कोटेशन। तो एक्सपोर्टर क्या प्रिपेयर करेगा? एक कोटेशन प्रिपेयर करेगा एंड सेंड इट टू द इंपोर्टर, और वो इंपोर्टर को सेंड कर देगा। द कोटेशन इज नोन एज प्रोफार्मा इनवॉइस। जो एक्सपोर्टर के द्वारा कोटेशंस बनाया जाता है या कोटेशन सेंड किया जाता है इंपोर्टर को, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस। और उस प्रोफार्मा इनवॉइस में रिगार्डिंग द एक्सपोर्टर एंड द प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन भी होगा, प्राइस भी होगा, प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन होगा।
तब जो इम्पोर्टर है वो डिसाइड करने में सक्षम होगा कि क्या हमें आगे डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब तक वो एक्सपोर्टर के प्रोडक्ट के बारे में जान नहीं पाएगा तो क्या वो आगे ट्रेड को बढ़ा पाएगा? नहीं। तो जहाँ पर इम्पोर्टर अगर अप्रोच कर रहा है रिटर्न रिक्वेस्ट के द्वारा, तो उसी रिटर्न रिक्वेस्ट को वो रिप्लाई करेगा एक्सपोर्टर कोटेशन के माध्यम से या प्रोफार्मा इनवॉइस बना करके। तब अगर दोनों ही संतुष्ट होंगे, दोनों ही सेटिस्फाई होंगे एक दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशन से या प्राइसेस से, तब वो इस ट्रेड को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, प्रोक्योरमेंट ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। अगर इम्पोर्ट लाइसेंस नहीं होगा, क्या हम आगे अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे? नहीं। लाइसेंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये प्रूफ होता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो वैलिड है या विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट है। द इम्पोर्टर नीड्स टू कंसल्ट। इम्पोर्टर क्या करेगा? कंसल्ट करेगा द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, दैट इज EXIM policy enforced to know whether the goods that he or she wants to improve are subject to import license। जो वो प्रोडक्ट मांग रहा है, क्या उसके लिए इम्पोर्ट लाइसेंस का होना अनिवार्य है या नहीं है? उसको पता लगना होना चाहिए कि क्या हम जो गुड्स का डिमांड कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास इम्पोर्ट लाइसेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन केस गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड ओनली अगेंस्ट द लाइसेंस, द इम्पोर्टर नीड्स टू प्रोक्योर एन इम्पोर्ट लाइसेंस। अगर वो जो प्रोडक्ट मंगवा रहा है वो जो गुड्स मंगवा रहा है उसके लिए लाइसेंस जो है वो चाहिए ही चाहिए होगा, वरना बिना लाइसेंस के वो उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकता है, मंगवा नहीं सकता है। तो उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस उसे लेना ही पड़ेगा। इन केस गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड ओनली, अगर प्रोडक्ट केवल और केवल लाइसेंस के माध्यम से ही आएगा या लाइसेंस रहेगा तभी उसको प्रोडक्ट मिलेगा, देन द इम्पोर्टर नीड्स टू प्रोक्योर। तो इम्पोर्टर को क्या चाहिए होगा? लाइसेंस चाहिए होगा। तो बिना लाइसेंस के उसे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। इन इंडिया इट इज़ ऑब्लिगेटरी। इंडिया में क्या है? ये ऑब्लिगेटरी है फॉर एवरी इम्पोर्टर, सारे ही इम्पोर्टर के लिए, एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्टर टू गेट रजिस्टर्ड। ओके, जितने ही इम्पोर्टर हैं या जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनके लिए अनिवार्य है, ये ऑब्लिगेटरी है विद द रजिस्टर्ड विद द डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, जिसे हम DGFT बोलते हैं, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, और रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एंड ऑब्टेन एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसे हम IEC नंबर बोलते हैं। तो दूसरे देश में क्या है या नहीं है वो अलग सी बात है, लेकिन अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया में ये ऑब्लिगेटरी है कि जितने भी इम्पोर्टर हैं या जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनके पास IEC नंबर होना चाहिए और वो लोगों के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी वो लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंपलसरी, तब जा कर के आप इंडिया में ट्रेड कर पाओगे। तो इंडिया में आप चाहे इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो IEC नंबर नहीं होगा तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे अननेसेसरी कामों से बचाता भी है और उन चीज़ों को रोकने का प्रयास करता है कि जिसके तहत हम ज़्यादा मिस्टेक्स ना कर पाए या कुछ और गलती ना हो जाए, जिससे जो हमारे देश का एक अच्छा माहौल है या जो बिज़नेस हम कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक्स हो। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर जब हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अपने देश को हर कोई चाहता है कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने देश का नाम बढ़ाएं। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी एक्सपोर्टर हैं या इम्पोर्टर हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं
तो हम जो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे तो उस समय भी हमारे ही देश को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो जब वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी देश से प्रोडक्ट बना करके सेल आउट किया जा रहा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ये जाने कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, क्या उसकी क्वालिटी के साथ कोई छेड़छाड़ किया गया है कि नहीं, क्या उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी है कि नहीं, वो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस को उसने फॉलो किए हैं या नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखता है वो। नेक्स्ट वी हैव इज़ ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। फिर क्या ऑब्टेन करना होगा, फॉरेन एक्सचेंज को ऑब्टेन करना होगा। पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इंडियन करेंसी। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने जो देश में रुपया चल रहा है, अब उसी रुपया में तो हम फॉरेन करेंसी को नहीं दे देंगे कि तुम रखो, तुमको हम इसी में पेमेंट करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा वो उस करेंसी में किया जाएगा जो हर देश के द्वारा माना जाता है। ओके, नहीं कि अगर हम अपने देश की रुपया उसको दे दे, बोले कि तुम बस यही रखो, तो नहीं होगा। जो इंटरनेशनल एक्सचेंज करेंसी है उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे इनटू फॉरेन करेंसी। क्या बोलता है कि पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। हम तो पेमेंट अपने ही इसमें करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इंडियन करेंसी को हम एक्सचेंज किस में करेंगे, तो फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करेंगे। इन इंडिया ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आर रेगुलेटेड बाय इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। ओके, इंडिया में सारे ही फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो होते हैं रेगुलेटेड होते हैं ऑफ इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन एक्सचेंज। As per the rules in force, every importer is required to serve the sanction। जितने भी इम्पोर्टर हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सैंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। अब ये कैसे करेंगे, फॉर ऑब्टेनिंग सच अ सैंक्शन द इम्पोर्टर हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू बैंक ऑथराइज्ड बाय RBI। RBI के द्वारा जिस बैंक को ऑथराइज किया गया है RBI टू इशू फॉरेन करेंसी, तब जा कर के हम जो ट्रांजेक्शन है उसको ईजिली पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है मांग पत्र। इम्पोर्टर प्लेसेस एन ऑर्डर, इम्पोर्ट ऑर्डर और इंडेंट विद द एक्सपोर्टर फॉर सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। इम्पोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर को जिसके द्वारा उसे प्रोडक्ट को मंगवाना है वो ऑर्डर प्लेस करेगा। जब तक वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा तो एक्सपोर्टर जो है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग कैसे या इम्पोर्टर के अनुसार कैसे प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ऑर्डर को प्लेस करना होगा, मांग पत्र देना पड़ेगा एक्सपोर्टर को, तभी एक्सपोर्टर जो है वो इम्पोर्टर के अनुसार प्रोडक्ट को डिस्पैच कर पाएगा या उस तक पहुंचा पाएगा। तो इम्पोर्टर को प्लेस करना होगा ऑर्डर और एन इम्पोर्ट ऑर्डर और इंडेंट यानी मांग पत्र विद द एक्सपोर्टर फॉर सप्लाई ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट उसके द्वारा मांग किया जाएगा केवल वो उसी को प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अगर वो बना रहा है एक्सपोर्टर जो है, जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, अब उसको क्या पता कि इम्पोर्टर के द्वारा कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड किया गया है। तो जब तक प्लेस नहीं करेगा ऑर्डर या मांग नहीं करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो कैसे एक्सपोर्टर उसे सप्लाई करेगा। द इम्पोर्टर ऑर्डर कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस। तो इम्पोर्टर का जो ऑर्डर होगा उसमें क्या कंटेन करेगा वो, ओके। द इम्पोर्टर ऑर्डर कंटेन इंफॉर्मेशन। तो इम्पोर्टर का जो ऑर्डर है वो कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करता है अबाउट द प्राइस, प्राइस के बारे में, क्वांटिटी, साइज, ग्रेड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू पैकिंग। ये बोलता है कि अगर इम्पोर्टर के द्वारा ऑर्डर किया गया है तो उस ऑर्डर में हम किन किन चीज़ों को देख सकते हैं या वो ऑर्डर किस टाइप का इंफॉर्मेशन कंटेन करता है,
केवल ऑर्डर दे देना ये है कि ऑर्डर में क्या किया जा रहा है, कौन सी बातों का चर्चा किया जा रहा है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्राइस के बारे में, अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को मंगवा रहा है तो उसका अधिकार है ये जानना कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। ओके, साइज़, ग्रेड्स एंड क्वालिटी। क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो एक्सपोर्टर के द्वारा प्रोडक्ट को मंगवा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट वो मंगवा रहा है, इन्फीरियर है या सुपीरियर क्वालिटी है, किस टाइप का है उसका क्वालिटी, वो भी होना चाहिए। एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू पैकिंग, अगर एक्सपोर्टर उसे सेंड करेगा तो किस हिसाब से उसे सेंड करेगा, पैकिंग का क्या तरीका होना चाहिए, पोर्ट ऑफ शिपमेंट क्या होगा, एंड डेस्टिनेशन, कहाँ पर उसे गुड्स को पहुँचाना है। ओके, इम्पोर्टर जब तक इन सारी चीज़ों को नहीं देगा तो पता कैसे चलेगा। डिलीवरी शेड्यूल क्या होना चाहिए। ओके, इंश्योरेंस एंड मेड ऑफ पेमेंट, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवा लें। तो इंश्योरेंस से क्या फ़ायदा होगा कि अगर बाई चांस कोई डैमेजेस होता है या प्रोडक्ट जो है उसको लॉस होता है तो उतने का हमें कंपनसेशन अमाउंट मिल पाए। क्योंकि अगर हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को मंगवा रहे हैं और प्रोडक्ट हमारा पानी के रास्ते आ रहा है तो हमें कौन सा इंश्योरेंस करवाना चाहिए, तो मरीन इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अगर पानी के कारण कोई नुकसान होगा या जहाज़ को कोई नुकसान होगा तो जहाज़ को तो उसको कंपनसेशन अमाउंट उसे कंपनी को मिल जाएगा, शिपिंग कंपनी को। लेकिन अगर उसमें रखा हुआ प्रोडक्ट को नुकसान होगा तो फिर वो भरपाई कौन करेगा। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी इंश्योरेंस करवाया जाता है ताकि अगर प्रोडक्ट को लॉस होगा, प्रोडक्ट को हानि होगा तो जितना प्रोडक्ट का लॉस हुआ है एटलीस्ट उतना हमें कंपनसेशन अमाउंट मिल जाए, मिलना भी चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है तो बहुत सारे रिसोर्सेज को इन्वॉल्व करके बनाया जाता है। उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज है, ओके, मटेरियल्स है, मनी है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके तहत हम एक रिसोर्सेज को बनाते हैं। तो इतनी मेहनत जब लगती है तो उसमें कॉस्ट भी लगता है, दाम जो लगता है। अब वो अगर लॉस हो जाएगा तो फिर कंपनी के लिए लॉस होगा। तो इंश्योरेंस करवाना, मेड ऑफ पेमेंट, और पेमेंट करने का तरीका क्या होगा। ओके, ये सारा कुछ उसमें कंटेन रहता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव इस पॉइंट नंबर 5, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑब्टेन करना होगा व्हेन द पेमेंट टर्म्स आर एग्रीड बिटवीन द इम्पोर्टर एंड ओवरसीज सप्लायर। एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में जो टर्म्स है वो एग्री हो जाते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन बोथ मिल करके एग्री कर जाते हैं। द इम्पोर्टर ऑब्टेन अ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इम्पोर्टर क्या ऑब्टेन करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट ऑब्टेन करेगा फ्रॉम इट्स बैंकर। और किसके पास से वो करेगा, अपने बैंकर के पास से करेगा। एंड फॉरवर्डेड इट टू ओवरसीज सप्लायर। वो जो लेटर ऑफ क्रेडिट ऑब्टेन कर रहा है इम्पोर्टर अपने बैंकर के द्वारा, फिर वो उसे फॉरवर्ड कर देगा। किसे फॉरवर्ड कर देगा, ओवरसीज सप्लायर को फॉरवर्ड कर देगा ताकि आगे जा कर के कोई दिक्कत या गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट वी हैव दिस पॉइंट नंबर 6, अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को अरेंज करना। द इम्पोर्टर शुड मेक अरेंजमेंट। इम्पोर्टर को क्या अरेंज करना है, फाइनेंस इन एडवांस टू पे टू द एक्सपोर्टर ऑन अराइवल ऑफ गुड्स एट द पोर्ट। जैसे ही प्रोडक्ट अराइव करेगा, गुड्स अराइव करेगा कहाँ पर, पोर्ट पर, तो उस समय उसके पास पैसा होना चाहिए कि नहीं। अरेंजमेंट इन एडवांस टू पे द एक्सपोर्टर ऑन अराइवल ऑफ गुड्स एट द पोर्ट। एडवांस प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग, यानी अभी प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो एडवांस प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग इम्पोर्ट इज़ नेसेसरी। इम्पोर्ट इज़ नेसेसरी एज टू अवॉइड ह्यूज पेनल्टीज़। यानी जो इम्पोर्टर है वो क्या करेगा, ज़्यादा उसको पेनल्टी या फ़ाइन ना भरना पड़े, वो उसके लिए पहले ही एडवांस में अरेंजमेंट कर लेता है पैसे का।
अगर वो समय से पैसा नहीं दे पाया तो पेनल्टी लगेगा, तो ये तो और बर्डन हो जाएगा उस पर, तो बर्डन से तो बचना चाहता है वो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7, रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट। क्या रिसीव करना है? शिपमेंट रिसीव करना है। रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट इन डिवाइस आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन द वेसल, गुड्स जैसे ही वेसल पर लोड हो जाएगा, ओके, आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन द वेसल, जैसे ही गुड्स जो है या प्रोडक्ट जो है वो वेसल पर लोड हो जाएगा, द ओवरसीज सप्लायर डिस्पैच, तो ओवरसीज सप्लायर क्या करेगा? डिस्पैच करेगा शिपमेंट एडवाइस टू इम्पोर्टर, फिर वो इम्पोर्टर को सप्लाई करेगा, डिस्पैच करेगा। A shipment advice contain information about the shipment of goods, तो ये जो है रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, ये क्या कंटेन करेगा? शिपमेंट ऑफ गुड्स का इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, जिसमें हमारा जहाज़ जिसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 8, रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ओके, द ओवरसीज सप्लायर प्रिपेयर अ सेट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। ओवरसीज सप्लायर जो है वो क्या करेगा? नेसेसरी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेगा। जब तक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या पेपर प्रिपेयर नहीं किए जाएंगे, क्या हम ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे? क्या हम ट्रेड कर पाएंगे? नहीं। ट्रेड करने के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमारे पास लाइसेंस एज वेल एज नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए, तब जा कर के हम कोई भी ट्रेड को ईजिली कर पाएंगे एज़ पर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, जैसा टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन था, उस प्रकार से हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते, चाहे वो इम्पोर्टर प्रिपेयर करे जो उसके हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग या उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, या जो एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तब जा कर के हम अपने ट्रांजैक्शंस को ईजिली कर पाएंगे। लेकिन जो ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो कौन प्रिपेयर कर रहा है? तो ओवरसीज सप्लायर प्रिपेयर कर रहा है। इसमें क्या क्या कंटेंट होगा वो देखते हैं। एंड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड हैंड इट ओवर टू हिज और हर बैंकर, वो इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रिपेयर करेगा, और प्रिपेयर करने के बाद वो उसे हैंड ओवर कर देगा किसके हाथ में? तो बैंकर के हाथ में, फॉर देयर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। ओके, एंड नेगोशिएशन टू द इम्पोर्टर इन द मैनर एज स्पेसिफाइड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट नॉर्मली कंटेन। अगर हम बात करें कि सेट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या कंटेन करता है, उसमें कौन कौन से हमें पेपर देखने को मिलेगा, या उस डॉक्यूमेंट्स में हमें कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व करनी हैं। नंबर 1, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व होना चाहिए। कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लीडिंग एयरवेज, पैकेजिंग लिस्ट, हम लोग जो पैक कर रहे हैं उस जो प्रोडक्ट जो पैक हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन उसमें होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन वो सर्टिफिकेट है जो इम्पोर्टर को ये क्लैरिफाई कराता है कि ये जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो या जो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हो, ये प्रोडक्ट उसी देश में बनाया गया है। अब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे देश क्या करते हैं, दूसरे देश से प्रोडक्ट को मंगवा करके किसी और देश में सप्लाई कर देते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है तो उस देश में तो बन नहीं रहा है, वो तो किसी और देश में प्रोडक्ट बना है, फिर उसने मंगवाया है और दूसरे को सेंड किया है। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन ये डिफ़ाइन करेगा कि आपने जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करा है, ये प्रोडक्ट हमारे ही देश में बनाया गया है, इस प्रोडक्ट का जो ऑरिजिन है, ओके, ये उसी देश में है जिस देश से आपको सप्लाई किया जा रहा है। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेना होगा। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो जहाज़ यानी शिप से आ रहा है, पानी के जहाज़ से आ रहा है, पानी के थ्रू आ रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास मरीन इंश्योरेंस का पॉलिसी होना चाहिए।
अब वाटर के थ्रू आ रहा है तो डैमेजेस होने का भी चांसेस है, बहुत सारी घटना होने का भी चांसेस है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट है उसको नुकसान हो सकता है। तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेते हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जितना प्रोडक्ट का नुकसान होगा बस उतना ही जो है वो हमारा लॉस होगा और कंपनसेशन मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। अगर हम ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं करते हैं या हम लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो नुकसान एक्सपोर्टर का ही होगा, क्योंकि जब तक इंपोर्टर को हैंडओवर नहीं कर दिया जाएगा प्रोडक्ट तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक एक्सपोर्टर का होगा। लेकिन अगर एक्सपोर्टर ने कुछ पॉलिसीज़ ले रखा है, फॉर एग्जांपल मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, तो कुछ हद तक जो उसका लायबिलिटी है या जो बर्डन है वो तो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब उसको भी पता है कि अगर वाटर के थ्रू हमने अपने प्रोडक्ट को भेजा है, अगर उसमें अगर कुछ नुकसान होता है तो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी जो होगा वो मरीन इंश्योरेंस के थ्रू हमें या इस इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू हमें पैसा दिला देगी, या जितना लॉस होगा एटलीस्ट उतना मिल जाएगा। तो एक्सपोर्टर के ऊपर जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा, लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी लायबिलिटी को शेयर करने वाला कौन है? इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, ये तब होगा जब हम प्रोडक्ट का पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 9, अराइवल ऑफ गुड्स। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कैरियर, कहाँ पर शिप या एयरवेज इन्फॉर्म द ऑफिसर्स या ऑफिसर इन चार्ज एट द डॉक, डॉक में क्या कर दिया, और एट द एयरपोर्ट अबाउट द अराइवल ऑफ गुड्स, गुड्स के पहुंचने का इंफॉर्मेशन वो उसको दे देता है। इन द इम्पोर्टिंग कंट्री, जिस देश में या जिस देश के थ्रू इंपोर्ट किया गया है। ओके, ही प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट कॉल्ड इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बोलेंगे। इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द डिटेल्स ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। और ये जो पेपर है या ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कंटेन करता है? वो ये कंटेन करता है कि हमने जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करा है वो प्रोडक्ट क्या है, यानी प्रोडक्ट का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन वो कंटेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोडक्ट किसके द्वारा भेजा गया है, प्रोडक्ट क्या है, उसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल ऑफ द इम्पोर्ट गुड्स, जो गुड्स मंगवाया गया है उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन वो उसमें रहता है। ओके, तो अराइवल ऑफ गुड में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा जब गुड्स अराइव कर जाएगा कहाँ पर? इंपोर्ट कंट्री में। ओके, तो ऑफिसर को बता दिया जाएगा या ऑफिसर जो है वो इंपोर्टर को बताएगा कि आपका गुड हमारे देश में आ गया है, अब आप करके आप इसे अब ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपोर्ट प्रोसीजर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पॉइंट नंबर 10। अभी हम लोग इस वीडियो में पॉइंट नंबर 9 तक डिस्कस किया है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 10।